क्या एक अकेला इंसान, महज एक इंसान, एक पूरे महाद्वीप का नक्शा बदल सकता है? आज हम बात करने वाले हैं उस महान रणनीतिकार की जिसने अपनी बुद्धि से इतिहास की धारा ही मोड़ दी। ये कहानी है चाणक्य की, एक ऐसे इंसान की जिसका एक प्रण एक पूरे साम्राज्य के अंत की वजह बना। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। एक अपमान, एक खुली हुई चोटी और एक ऐसी प्रतिज्ञा जिसने उस समय के सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक को घुटनों पर ला दिया। तो ये कहानी शुरू होती है एक अपमान से, एक ऐसा अपमान जो एक साधारण से विद्वान को एक असाधारण क्रांतिकारी में बदल देता है। ये उस बदले की शुरुआत है जो आगे चलकर एक बिल्कुल नए साम्राज्य को जन्म देगा। कहते हैं कि चाणक्य का जन्म ही बड़ा असाधारण था। वो जन्म से ही दांतों के साथ पैदा हुए थे। ज्योतिषियों ने देखकर तुरंत भविष्यवाणी कर दी कि ये बालक एक महान सम्राट बनेगा। लेकिन उनके पिता सत्ता के घमंड से डरते थे, इसलिए उन्होंने चाणक्य के जन्म के दांत तुड़वा दिए। और बस इसी एक काम ने उनका भाग्य बदल दिया। अब वो राजा नहीं, बल्कि राजा बनाने वाले एक किंग मेकर बनेंगे। उनका बचपन काफी तिरस्कार में बीता। लोग उनके सांवले रंग और दुबले पतले शरीर का मजाक उड़ाते थे। लेकिन चाणक्य ने इस अपमान को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने समझ लिया कि असली सुंदरता शरीर में नहीं, बुद्धि में होती है। और बस उन्होंने ठान लिया कि ज्ञान ही उनका सबसे बड़ा हथियार होगा। तो तक्षशिला से सारा ज्ञान लेके चाणक्य पहुंचे मगध। उनका मकसद दोहरा था, एक अपने पिता के अपमान का बदला लेना और दूसरा सम्राट धनानंद को सिकंदर के बढ़ते कदमों के बारे में चेतावनी देना। लेकिन धनानंद के अहंकार से भरे दरबार में ज्ञान की कोई कीमत नहीं थी। जब धनानंद ने चाणक्य को उनके रूप के लिए जलील किया और दरबार से धक्के मारकर बाहर निकालने का हुक्म दिया, तो उसी अपमान की आग से इस ऐतिहासिक प्रतिज्ञा का जन्म हुआ। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एक साम्राज्य के अंत का ऐलान था। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ लाखों की सेना वाला सम्राट और दूसरी तरफ एक अकेला निहत्था ब्राह्मण। ये इतिहास का सबसे बड़ा डेथ वारंट था जो एक निहत्थे आदमी ने जारी किया था। और ये साबित करता है कि एक मजबूत इरादा किसी भी सेना से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। ठीक है, प्रतिज्ञा तो ले ली, पर अब उसे पूरा कैसे किया जाए? यहां से शुरू होती है चाणक्य की वो रणनीति जो तलवार से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ी गई थी। जंगल में भटकते हुए चाणक्य ने कुछ बच्चों को राजकिलम नाम का एक खेल खेलते देखा। उनमें एक बालक जो राजा बना था, जिस अधिकार और निडरता से न्याय कर रहा था, उसे देखकर चाणक्य एक पल में समझ गए, उन्हें अपना सम्राट मिल गया था। और उस बालक का नाम था चंद्रगुप्त। तो आप देखिए, एक तरफ थी धनानंद की विशाल अजय सेना, लाखों सैनिक, हजारों हाथी, और दूसरी तरफ चाणक्य, उनका एक शिष्य और एक प्रतिज्ञा। ये इतिहास के सबसे बड़े असिमेट्रिक वॉरफेयर यानी कि विषम संघर्षों में से एक था, जहां ताकत का मुकाबला सीधे सीधे बुद्धि से होना था। लेकिन धनानंद से पहले चाणक्य के सामने सिकंदर की विश्व विजेता सेना खड़ी थी। उन्होंने एक भी तीर चलाए बिना इस सेना को वापस लौटा दिया। कैसे? मनोवैज्ञानिक युद्ध से। उन्होंने देवताओं के श्राप की अफवाहें फैलाईं, खाने में धीमा जहर मिलवाया और मगध की सेना का ऐसा खौफ पैदा कर दिया कि सिकंदर के बहादुर से बहादुर सैनिकों ने भी आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। सिकंदर के जाने के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त ने सीधे राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला कर दिया, लेकिन बुरी तरह हार गए। तभी चाणक्य ने एक माँ को अपने बच्चे को डांटते सुना, मूर्ख, दलिया बीच से खाएगा तो हाथ जलेगा ही, किनारे से खा। और बस चाणक्य को अपनी गलती का एहसास हो गया। साम्राज्य को केंद्र से नहीं बल्कि किनारों से जीतना शुरू करना होगा। तो इस नए सबक के साथ चाणक्य ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी। अब वो सीधे हमला करने वाले नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसा जाल बुनने वाले थे जिससे नंद साम्राज्य अपने ही बोझ तले ढह जाए। देखिए, चाणक्य की रणनीति किसी एक योजना पर नहीं टिकी थी। उन्होंने कई मोर्चों पर एक साथ काम किया। उन्होंने विषकन्याओं का इस्तेमाल किया, जिन्होंने दुश्मन के सेनापतियों को खत्म किया। उन्होंने बागियों और कबीलों की एक गुरिल्ला सेना तैयार की, शक्तिशाली राजाओं से गठबंधन करके धनानंद को अकेला कर दिया। और सबसे बढ़कर उसके अपने दरबार में जासूसों का ऐसा जाल बिछाया कि सम्राट अपने ही मंत्रियों पर शक करने लगा। और जब साम्राज्य अंदर और बाहर दोनों तरफ से खोखला हो चुका था, तब सही समय पर चंद्रगुप्त ने राजधानी पर आक्रमण किया। धनानंद की सेना ताश के पत्तों की तरह ढह गई।
चाणक्य ने धनानंद के सिंहासन के सामने खड़े होकर अपनी खुली शिखा को बांधा। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी। चाणक्य की जीत सिर्फ जंग के मैदान पर खत्म नहीं होती थी। जब सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस ने हमला किया तो चंद्रगुप्त ने उसे हराया तो सही, लेकिन चाणक्य ने कूटनीति का रास्ता चुना। उन्होंने एक ऐसी संधि की जिसमें सिर्फ 500 हाथियों के बदले मौर्य साम्राज्य का विस्तार बिना खून बहाए अफगानिस्तान तक हो गया। असली जीत ये थी, युद्ध से नहीं, बुद्धिमत्ता से। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। चाणक्य का जीवन त्रासदियों और अंतिम समय में खेली गई एक और शानदार चाल से भरा हुआ था। हुआ ये कि चाणक्य चंद्रगुप्त को जहर से बचाने के लिए उसके खाने में रोज थोड़ा थोड़ा जहर मिलाते थे ताकि उसका शरीर जहर का आदी हो जाए। लेकिन एक दिन अनजाने में गर्भवती रानी दुर्धरा ने वही खाना खा लिया और उनकी मृत्यु हो गई। रानी को तो नहीं बचाया जा सका, लेकिन चाणक्य ने फौरन अपनी तलवार से रानी का पेट चीरकर अजन्मे बच्चे को बचा लिया। जहर की एक बूंद बच्चे के माथे पर लग गई थी और उसी से उसका नाम पड़ा बिंदुसार। चाणक्य ने राजवंश को तो बचा लिया, पर यही घटना बाद में उनके खिलाफ इस्तेमाल की गई। सालों बाद जब बिंदुसार राजा बना तो एक दरबारी मंत्री सुबंधु ने उसके कान भर दिए कि चाणक्य ने ही उसकी मां को मारा था। इस अपमान से दुखी होकर चाणक्य ने सब कुछ त्याग दिया। बाद में सुबंधु ने उनकी झोपड़ी में आग लगा दी। सबको लगा कि चाणक्य की कहानी खत्म हो गई, लेकिन क्या सच में? नहीं, चाणक्य ने मरने से पहले अपनी आखिरी चाल चल दी थी। उन्होंने एक संदूक छोड़ा था जिसमें एक पत्र था। पत्र में लिखा था कि संदूक में एक रहस्यमयी इत्र है जिसे लगाने वाला अजय हो जाएगा। लालची मंत्री सुबंधु ने खुद को साबित करने के लिए फौरन वो इत्र अपने शरीर पर लगा लिया और तड़प तड़प कर मर गया। वो इत्र नहीं, एक घातक कॉन्टैक्ट पॉइजन था। अपनी मौत के बाद भी चाणक्य ने अपने दुश्मन को मात दे दी थी। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है, एक महान रणनीतिकार को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, मौत के बाद भी नहीं। चाणक्य हमेशा 10 कदम आगे की सोचते थे और उनकी योजनाएं उनके अपने जीवन से कहीं ज्यादा बड़ी थीं। और यही चाणक्य के पूरे जीवन का सार है। एक अकेला इंसान अगर ठान ले तो वो इतिहास की दिशा बदल सकता है। उनका शरीर भले ही नष्ट हो गया, लेकिन उनके विचार, अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति के रूप में आज भी जिंदा हैं, जो दुनिया भर के नेताओं को रास्ता दिखाते हैं। तो चाणक्य की ये पूरी कहानी हमें इसी एक सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि असली ताकत किसमें है? एक राजा की लाखों की सेना में, या फिर एक शिक्षक के उस दिमाग में जो उन लाखों तलवारों को चलाने की दिशा तय करता है?